यूसीसी की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई? स्वतंत्रता के बाद के दौर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए? इस मुद्दे पर कानूनों का न्यायशास्त्र क्या है? सरकार इसे लागू करने में क्यों विफल रही है? इसे लागू करने का संभावित तरीका क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता को लेकर अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत के संविधान से ही निकलती है। ये विचार संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत शामिल है, जो ये घोषणा करता है कि राज्य नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। ये लेख संविधान के भाग 5 में है, जहां राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध जुड़ा है, जो किसी भी अदालत में लागू नहीं होते हैं, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक अधिकार का दर्जा पाते हैं और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इन सिद्धांतों को कानून में शामिल किया जा सके। निदेशक सिद्धांतों से जुड़े महत्व को मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में मान्यता दी गई थी, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इस तरह का सामंजस्य संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। समान नागरिक संहिता और इतिहास। ऐतिहासिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय देशों में तैयार किए गए इस तरह के कानून से प्रभावित था और विशेष रूप से 1804 के फ्रांसीसी संहिता ने उस समय प्रचलित सभी प्रकार के परंपरागत या वैधानिक कानूनों को खत्म कर दिया था और इसे समान नागरिक संहिता से बदल दिया था। बड़े स्तर पर यह पश्चिम के बाद एक बड़ी औपनिवेशिक परियोजना के हिस्से के रूप में राष्ट्र को सभ्य बनाने की कोशिश थी। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटेन को एक सख्त संदेश दिया कि वह भारतीय समाज के ताने बाने को नहीं छेड़े और शादियां, तलाक, मेंटेनेंस, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों से संबंधित कोड में कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करे। आजाद भारत और यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्वतंत्रता के बाद विभाजन की पृष्ठभूमि से उपजे सांप्रदायिक वैमनस्यता और व्यक्तिगत कानूनों को हटाने के उद्देश्य से यूसीसी को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में समायोजित किया गया। संविधान के लेखकों ने संसद में एक हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया, जिसमें महिलाओं के उत्तराधिकार के समान अधिकार जैसे प्रगतिशील उपाय भी शामिल थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसे हकीकत में नहीं बदला जा सका। 5 सितंबर 2005 को जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 भारत के राष्ट्रपति की सहमति से पारित हुआ, तब कहीं जाकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संपत्ति अधिकारों के बारे में भेदभावपूर्ण प्रावधान को हटाया जा सका। इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में देश में एक यूसीसी होने के महत्व पर जोर दिया है, जिसका विश्लेषण करने की आज जरूरत है। कई दशकों से विवादित मुद्दा। भारत की सर्वोच्च अदालत ने शाह बानो बेगम मामले से लेकर हाल ही में सायरा बानो बनाम भारत संघ के मामले में, जिसने तलाक़ बिद्दत यानी कि 3 तलाक की प्रथा की वैधता पर सवाल उठाए और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। शुरुआत मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पति के द्वारा उसके खिलाफ तलाक की घोषणा करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने कहा था कि संसद को एक सामान्य नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष राष्ट्रीय सद्भाव और समानता की सुविधा प्रदान करता है। इसके बावजूद सरकार ने इस मुद्दे के समाधान में अपनी सक्रियता नहीं दिखाई और 1986 में तलाक पर मुस्लिम महिला अधिकारों का संरक्षण अधिनियम ले आई। लंबी खामोशी के बाद फिर उठी आवाज। अगले दशक तक इस मुद्दे पर चुप्पी छाई रही, लेकिन फिर सरला मुदगल, अध्यक्ष कल्याणी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य का मामला आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से समान नागरिक संहिता को एक हिंदू मॉडल के रूप में देश की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने के लिए इसे अमल में लाने का आग्रह किया। इसी तरह लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और ABC बनाम द स्टेट्स के मामलों का भी निपटारा किया गया। पूर्व के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के संबंध में यूसीसी के महत्व पर जोर दिया और बाद में ये माना कि गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत ईसाई धर्म की सिंगल मदर बच्चे के कुदरती बाप की सहमति के बिना भी अपने बच्चे की एकमात्र गार्जियनशिप के लिए आवेदन कर सकती है। इस संदर्भ में अदालत ने समान नागरिक संहिता की कमी के चलते होने वाली समस्याओं की ओर इशारा किया था। भाजपा और समान नागरिक संहिता।
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से सत्ता में है ने अपने आम चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता को नहीं अपनाता है तब तक देश में लैंगिक समानता नहीं आ सकती है। ये देश की सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और भाजपा एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सर्वोत्तम परंपराओं पर आधारित है और उन्हें आधुनिक समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने का मौका देती है।